हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? आइए आज हम सीएस एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ साथ सीखेंगे कि सीएस एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस में जो लॉ के पेपर हैं उन्हें कैसे पढ़ा जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके सीएस में कंपनी सेक्रेटरीशिप के कोर्स में लॉ एक मेन हिस्सा है, क्योंकि हम एक कंपनी के अंदर प्रिंसिपल लीगल ऑफिसर होते हैं। याद रखिए, सीएस एक कंपनी के अंदर चीफ लीगल ऑफिसर होता है, जिसे प्रिंसिपल लीगल ऑफिसर भी कहा जाता है। तो आप एक कंपनी के अंदर सबसे सीनियर लीगल ऑफिसर हैं। आपके अंडर सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट है और आपके अंडर लीगल डिपार्टमेंट है। तो हमारे सीएस के सिलेबस के अंदर लॉ के पेपर्स को बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। हमारे एग्जीक्यूटिव में भी और प्रोफेशनल में भी सभी ग्रुप्स के अंदर लॉ के पेपर्स को डिवाइड करके डाला गया है। हम आज की इस क्लास में सीखेंगे कि हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए लॉ को किस तरह से तैयार किया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, ताकि हम पहले ही अटेम्प्ट में एग्जीक्यूटिव के अपने दोनों ग्रुप्स को अच्छे से पास कर सकें। हमारा एम है कि हम अपने सभी लॉस को ध्यान से पढ़ें, लॉस की अंडरस्टैंडिंग को गेन करें, और हमें यह भी देखना है कि हर लॉ में आने वाले पेपर्स का फॉर्मेट कैसा होता है, कौन सी लॉ में पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, और कितनी गहराई में, कितनी डेप्थ में जाकर हमें पढ़ना है। सीएस के अंदर लॉ पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप एक कंपनी के अंदर सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो आपके अंदर बहुत सारे जूनियर होंगे, बहुत से लॉयर्स होंगे, इवन आपके असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी होंगे। इन सभी को आपने मैनेज करना है। हमारे पेपर में, हमारे कोर्स में हर पेपर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप डिफरेंट टाइप के लॉ, ऐसे लॉ जो एक कंपनी में काम आते हैं, एक कंपनी को अपने बिजनेस में यूज करने होते हैं, आप इन सभी लॉज की इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सके। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सबसे पहले सीएस एग्जीक्यूटिव के लॉ के पेपर्स के बारे में बताता हूं। मैं चाहूंगा आप इसके लिए सामने स्क्रीन पर मेरे साथ एक बार ध्यान से देखें। देखिए, यहां से देखिए, ये हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस है। ये लेटेस्ट सिलेबस है जो इस वक्त आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। जब आप एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेते हैं तो इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दो ग्रुप देने होते हैं। आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं और दोनों ग्रुप्स के अंदर टोटल 8 पेपर्स हैं। मैं आपको पहले ग्रुप 1 के लॉ के पेपर और फिर ग्रुप 2 के लॉ के पेपर्स के बारे में बताऊंगा। दोनों ग्रुप में 8 पेपर्स हैं। 8 पेपर्स में से 5 पेपर लॉ के हैं। अब देखो, 8 में से 5 पेपर लॉ के हैं तो लॉ की कितनी ज्यादा वेटेज है हमारे पास। सबसे पहले हम ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1 में हमारा सबसे पहला पेपर होता है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट के बाद ही बताऊंगा। फिर हमारा दूसरा लॉ का पेपर है कंपनी लॉ। तो पहला लॉ का पेपर क्या था? जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। दूसरा लॉ का पेपर है कंपनी लॉ। तीसरा पेपर लॉ का है जिसका नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, ये हमारे 3 लॉ के पेपर हैं ग्रुप 1 के अंदर। तीनों पेपर 100 नंबर के हैं। ऑल दो इसके अलावा ग्रुप 1 में चौथा पेपर टैक्सेशन का होता है, जहां आप टैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के साथ साथ आपको पढ़ना होता है जीएसटी। तो इनकम टैक्स और जीएसटी हमारे बाकी लॉ से अलग है। ऑल दो इसमें भी लॉ का बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसमें टैक्स की कैलकुलेशन का पार्ट भी होता है। तो हमारा पेपर है चौथा टैक्सेशन का, जिसके अंदर आप इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़ते हैं। लॉ के 3 पेपर हुए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जो बिल्कुल कोर लॉ है। अब हम चलते हैं हमारे ग्रुप 2 की तरफ। ये हमारा ग्रुप 2 है। मैं एक बार इंक के निशान आपके सामने हटा दूं। ग्रुप 2 में हमारे पास अगेन 4 पेपर हैं, और ग्रुप 2 के 4 पेपर्स में से 2 पेपर लॉ के हैं। ग्रुप 2 का सबसे पहला पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये लॉ नहीं है। ग्रुप 2 का सेकंड पेपर लॉ का है, जिसका नाम है सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, ये शेयर मार्केट से कनेक्टेड पेपर है, क्योंकि सीएस के लिए शेयर मार्केट को समझना और शेयर मार्केट के अंदर काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारा तीसरा पेपर है जिसका नाम है इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। तो यहां आप इकोनॉमिक लॉ, बिजनेस लॉ एंड कमर्शियल लॉ, 3 तरह की लॉज को कंबाइन करके इस पेपर में पढ़ेंगे। फिर फोर्थ पेपर है जिसका नाम है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये लॉ नहीं है। देखिए, मैं आपको सर्कल डाल के बताता हूं
कि मैं आपको किन पेपर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। ग्रुप 1 के अंदर हम पेपर 1, ग्रुप 2 का पेपर 2, ग्रुप 1 का पेपर 2 एंड ग्रुप 1 का पेपर 3, हम इन तीनों पेपर्स के बारे में देख रहे हैं। ये हमारे 3 पेपर लॉ के हैं। फिर ग्रुप 2 में हमारा पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 लॉ का है। तो ये टोटल 3 + 2 5 पेपर लॉ के हैं जिन्हें सीएस एग्जीक्यूटिव में डाला गया। अब मैं आपको इनमें से एक एक पेपर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ग्रुप 1 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम ग्रुप 2 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज की इस क्लास में हम कंपनी लॉ के एक छोटे से टॉपिक को, छोटे से चैप्टर को साथ साथ पढ़ना सीखेंगे, ताकि आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि हमें क्लास में कितनी गहराई में, कितने डेप्थ में जाकर चीजों को सीखना है। आप मेरे साथ यहां पर देखिए, ग्रुप 1 का जो हमारा सबसे पहला पेपर है वो है जिसके हमने नाम दिया ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। देखिए इस पेपर में क्या पढ़ना होता है, इसका नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है लीगल फिलॉसफी। आप यहां पर लीगल फिलॉसफी को सीखते हैं। लीगल फिलॉसफी का मतलब है कि आप मेरे साथ यहां सीखेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ। आप सीखोगे लॉ के सोर्सेज क्या हैं, लॉ कैसे बनाए जाते हैं। फिर आप इसके साथ साथ इंडिया में लॉ का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, लॉ को पावर कहां से मिलती है काम करने की, कौन कहता है कि इंडिया में लॉ होने चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को कौन चलाने का काम करता है। तो इन सब को चलाने का काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में लॉ को बनाने के लिए, किसी भी लॉ को बनाने के लिए गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है। तो आप यहां इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर लॉ का सबसे बेसिक पेपर है। बेसिक पेपर का मतलब है कि आप एक लॉ के बेसिक सोर्स को समझते हैं। इंडिया में लॉ बनाने की पावर कहां मिलती है, इसको पढ़ते हैं। और आप इसमें सीखते हैं इंटरप्रिटेशन के बारे में। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बनाना, इंटरप्रेट करना, समझना। तो हम लीगल लैंग्वेज में इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ। यहां पर आप सीखेंगे एक लॉ जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इसमें आप सीखेंगे कि अगर एक नया लॉ आपके सामने बनाया जाए तो उस लॉ के जो प्रोविजंस हैं, उसमें जो सेक्शंस लिखे हुए हैं, उसका मीनिंग कैसे बनाया जाएगा। तो कोई भी लॉ जब दुनिया में, इंडिया में नया नया बनाया जाएगा, उसके प्रोविजंस को कैसे पढ़ा जाए, उनका मीनिंग कैसे बनाया जाए। क्योंकि देखो जब आप सीएस बन जाओगे उसके बाद भी इंडिया में नए नए लॉ बनते रहते हैं। तो जब आप इंडिया में एक नए लॉ को सीखोगे सीएस बनने के बाद, तो आपके पास क्लास में जाके पढ़ने का टाइम थोड़ा होगा, आप अपने आप किसी भी लॉ का मीनिंग बनाना सीखोगे। इसके अलावा बहुत से लॉज में कुछ लीगल वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो लॉज में हमारे पास लीगल वर्ड्स हैं। इन लीगल वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाए, इनके लिए हमारे पास एक लॉ है, जनरल क्लॉजेज एक्ट। देखिए लॉ का नाम है जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट हमें क्या सिखाता है, डिफरेंट अलग अलग तरह के लीगल वर्ड जो हैं उनके क्या मीनिंग होते हैं। तो किसी भी लॉ में कोई लीगल वर्ड यूज किया जाए, उसको कैसे पढ़ा जाए, उसको कैसे मीनिंग हो, ये हमें इंटरप्रिटेशन में सीखना है। देन हमारे पास इसमें बहुत से जनरल लॉज हैं। ये जनरल लॉ जो है बेसिकली बिजनेस लॉ हैं, और आप इसमें सीखोगे बिजनेस से कनेक्टेड वो सारे लॉज जिन्हें एक कंपनी को अपनी लाइफ में यूज करना पड़ता है। तो हमारे इस पहले पेपर के अंदर हम लॉ के सोर्सेस, लॉ को बनाने का तरीका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, हमारी गवर्नमेंट को चलाने के लॉ और इन सब प्रोविजंस को सीखेंगे। इसके अलावा इसमें एक ऐसा लॉ सीखेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। एक लॉ सीखेंगे इसके अंदर जिसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जब आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स को सीखेंगे ना, तो आप सीखेंगे सिविल रॉन्ग। टॉर्ट्स शब्द का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। देखिए एक एक शब्द का मीनिंग समझिए। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। इसका मतलब एक ऐसा काम जो कि रॉन्ग है। रॉन्ग मीन्स गलत है, लेकिन वो सिविल नेचर का है, मतलब वो क्राइम नहीं है। तो आपने कोई छोटी मोटी गलती की, ऐसी गलती जो क्राइम नहीं है, उसे हम टॉर्ट कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एक नॉर्मल दुनिया के अंदर, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर सोचो कि आप एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं और आपका एक फ्रेंड आपके आगे वाली सीट पर बैठता है। एक दिन वो आकर अपनी सीट पर बैठ रहा था और आपने शरारत में उसकी चेयर पीछे खींच दी। वो अपनी सीट पर बैठ रहा है और आपने उसकी चेयर क्या किया, पीछे खींच दी। वो धड़ाम से गिरा, उसे चोट लगी। अब आपकी इंटेंशन अपने दोस्त को चोट पहुंचाने की नहीं थी, आप सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहे थे। ये क्राइम नहीं था, इसे हम टॉर्ट कहते हैं। तो हम सीखेंगे इनके लिए लॉ हमें क्या सिखाता है ना। सोचो एक इंसान को जुकाम हो गया और वो अपने मुंह पर हाथ रखे बिना, रुमाल रखे बिना सामने वालों की तरफ स्नीज करता है,
छींक मारता है। तो आप जब ऐसा कुछ काम करते हैं तो ये गलत है, इसे हम सिविल रॉन्ग कहते हैं। इनके लिए भी लॉ है, आप ध्यान दीजिए, इनके लिए भी लॉ है। आपने आज से पहले इस लॉ को कभी नहीं पढ़ा, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लॉ को भी हम यहां पढ़ना सीखते हैं। सोचो, आपके पड़ोस में रहने वाला एक पर्सन देर रात तक बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बजाता है, गाने सुनता है, हनी सिंह के गाने सुन रहा है रात के 12 बजे बड़ी तेज आवाज में, आप अपने घर में सो नहीं पा रहे, तो ये एक सिविल रॉन्ग है जिसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ते हैं। इसे कहते हैं नुइसेंस। नुइसेंस। तो हम पहले पेपर जनरल, हमारे पहले पेपर में जूरिस्प्रूडेंस में, इंटरप्रिटेशन में एंड जनरल लॉज में इन सभी डिफरेंट टाइप के लॉज को पढ़ोगे। आप ध्यान रखिए, ये फर्स्ट पेपर है जो कि 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का है। तो पहला पेपर है 100 नंबर का और ये एक सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब है कि इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। यहां एमसीक्यू नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव में लॉ के सभी पेपर सब्जेक्टिव हैं, लॉ के सारे पेपर सब्जेक्टिव हैं, एमसीक्यू नहीं है। लॉ के सभी पेपर्स में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड पेपर की तरफ। देखिए, सेकंड पेपर जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसका नाम है कंपनी लॉ। ये है हमारा पेपर नंबर 2, कंपनी लॉ। मैं सबसे पहली बात कहूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। भाई, कंपनी सेक्रेटरी के लिए कंपनी लॉ से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं तो आपके लिए कंपनी लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर की खास बात, इसमें आपको एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज लेकर एग्जाम में जाना होता है। इंस्टीट्यूट ये मानता है कि आप इसमें एक्सपर्ट लेवल के एक प्रोफेशनल हैं, किसी भी कंपनी को चलाने के सभी रूल्स आपको आते हैं। तो इस पेपर में हम क्या सीखेंगे? इस पेपर में हम कंपनीज का नेचर, सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे। हम सीखेंगे नेचर ऑफ कंपनीज के बारे में, हम सीखेंगे कंपनीज क्या हैं, कंपनीज का क्या मीनिंग है, कंपनी को कैसे डिफाइन करें। हम सीखेंगे कंपनी के फीचर्स, एक कंपनी को कैसे चलाया जाता है। जैसे हमारे पास एक फीचर होता है कॉर्पोरेट वेल, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर आप यहां पर कंपनीज को बनाना सीखोगे, इसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। आप ये सीखेंगे कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप कंपनीज को कैसे बनाते हैं। देखो, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ सीएस, आप जॉब करो, चाहे आप अपना ऑफिस खोल के बैठो, प्रैक्टिस करो, आपके क्लाइंट्स आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि सर हमारे लिए कंपनी बना दो। तो आपको कंपनीज की फॉर्मेशन कैसे करनी है, कंपनीज को कैसे बनाना है, ये सब आप इस लॉ के अंदर सीखेंगे। उसके बाद आप क्या सीखेंगे? कंपनी के बहुत से डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कंपनीज को चलाने के लिए बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप इन सब के बारे में सीखेंगे। जैसे आप सीखेंगे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कैसे बनाया जाता है, कैसे इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। हम इसे कहते हैं मेमोरेंडम को कैसे फॉर्म किया जाए और उसे कैसे चेंज किया जाए, ऑल्ट्रेशन कैसे की जाए। आप सीखेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में, आप सीखेंगे कंपनी के प्रोस्पेक्टस के बारे में, और ऐसे ऐसे बहुत से और चैप्टर्स हैं जो आप यहां सीखेंगे। फिर आप एक कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट में सीखेंगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। देखो, जब आप सीएस बन जाएंगे तो आपको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी चलाने में मदद करनी है। एक सीएस कंपनी में किसकी हेल्प करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प करता है। तो आप ऑलमोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सेम रैंक के ऑफिसर होते हैं, आप कंपनी के सबसे बड़े लीगल ऑफिसर हैं। तो आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स को अगर कंपनी चलाने में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो किससे हेल्प मांगेंगे? आपसे। किससे एडवाइस मांगेंगे? आपसे। आप उन्हें कंपनी को चलाना सिखाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कंपनी के फाइनेंस के बारे में चैप्टर है, फाइनेंसेस, कंपनी को पैसा कहां से मिलता है बिजनेस करने के लिए। आप यहां शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है। आप यहां सीखेंगे कि कंपनीज डिबेंचर्स भी इशू करती हैं, आप डिबेंचर्स के बारे में सीखेंगे। कंपनीज पब्लिक से पैसा ले सकती हैं, डिपॉजिट करवा सकती हैं। पब्लिक कंपनीज में पैसा डिपॉजिट करती है और इसके ऊपर ब्याज कमाती है, कंपनी से इंटरेस्ट कमाती है। तो कंपनी लोगों का पैसा अपने पास जमा कर सकती है। जैसे आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं ना, ऐसे ही कंपनीज के अंदर भी पब्लिक डिपॉजिट दे सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से और चैप्टर। फिर हम इस पेपर में जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कि एक कंपनी को अपने अकाउंट्स कैसे बनाने होते हैं। कंपनी के अकाउंट्स के बारे में सीखना है, क्योंकि देखो, किसी भी कंपनी में अकाउंट्स बनाने का काम जो अकाउंट्स वाले करते होंगे, आखिर उन अकाउंट्स को आप लोगों ने ही कंपनी के अंदर मैनेज करवाना है। कंपनी के अकाउंट्स कौन बनाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते होंगे।
लेकिन उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बॉस कौन है कंपनी के अंदर? आप। तो आप इन अकाउंट्स पर साइन करते हो, तो आपको कंपनी के अकाउंट्स बनाने आने चाहिए। फिर हर कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है। ऑडिट का मतलब है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करके बताएगा कि कंपनी के अकाउंट सही हैं गलत हैं। आपको ऑडिट भी आना चाहिए, आपको ऑडिट के बारे में भी सीखना है, क्योंकि आपने इन सबको भी सुपरवाइज करना है, इन सबको भी चेक करना है। आप तो सबसे सीनियर ऑफिसर हैं कंपनी में, आप हो सीएस, आप सबके बॉस हो, आप सबसे सीनियर हो, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक लेवल नीचे काम करते हो। फिर हमारे पास कंपनीज के और बहुत से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे की मैनेजरियल पर्संस, हम इन्हें बोलते हैं केएमपी, की मैनेजरियल पर्संस। देखो, की मैनेजरियल पर्संस का मतलब है कि एक कंपनी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हम उन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे। जैसे आप खुद एक सीनियर ऑफिसर हैं और आपकी तरह और भी बहुत से सीनियर ऑफिसर होंगे, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और भी हमारे पास अदर चैप्टर्स हैं, मैं फिलहाल सबके नाम यहां नहीं दिख रहा हूं, लेकिन आपको बात बताता हूं। जैसे आप सीखोगे कि एक कंपनी को बंद कैसे किया जाता है, उसका वाइंडिंग अप कैसे होता है, तो आप कंपनी के वाइंडिंग अप के बारे में सीखोगे। आप सीखोगे अगर एक कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, तो कंपनी का मर्जर या कंपनी का डीमर्जर कैसे होता है, कंपनी किसी और के साथ मर्ज हो, ऐसे ऐसे अदर चैप्टर्स, बहुत से और चैप्टर्स आपको यहां सीखने हैं, एटसेट्रा में लिख रहा हूं। ये सब पेपर, ये पूरे के पूरे चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर्स हमारे उस पूरे पेपर में आते हैं। अगेन ये पेपर भी 100 नंबर का है, ये पेपर भी 100 मार्क्स का है, जहां पर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देना सीखेंगे। तो ये है हमारे ग्रुप 1 का सेकंड पेपर लॉ का, जिसका नाम है कंपनी लॉ। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप यहां पर पूरे कंपनी लॉ को पढ़ते हैं। कंपनी लॉ को पढ़ने के लिए ध्यान दीजिए, हमारे पास एक ही लॉ है जिसको हम सारे को पढ़ते हैं, जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। तो आपने कौन सा लॉ पढ़ना है? कंपनीज एक्ट 2013, और उस एक्ट के साथ गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स आपको सीखने हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन, साथ ही साथ उसके साथ गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उन सबको सीखना है। यह है हमारा ग्रुप 1 का सेकंड पेपर कंपनी लॉ। अब मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे ग्रुप 1 के थर्ड लॉ के पेपर पर, जिसका नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। देखो पेपर का नाम देखो, सेटिंग अप, तो सेटअप कैसे किया जाता है? किसका सेटअप? बिजनेस एंटिटीज। एंटिटीज मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, तो बिजनेस को चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे बनाया जाए, एंड क्लोजर, और उन्हें बंद कैसे किया जाए। तो ये तो वही बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हो गया। इस पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहां पर सीखेंगे कि अगर आपके पास एक कंपनी है तो उसे कैसे बनाया जाए। आप कहना ये बात तो हमने कंपनी लॉ के अंदर भी सीखी है, तो आपको इसे कंपेयर करना है। अगर आपको कंपनी की जगह एक पार्टनरशिप फर्म बनानी होती तो आप उसे कैसे बनाते, आप उसे कैसे चलाते। फिर आपको यह भी सीखना है कि अगर आप सोचो एक सोसाइटी बनाते हो, सोसाइटी जैसे आपने सुना हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह होती हैं, आप एक सोसाइटी बना देते हो, और सोसाइटी की ही तरह हमारे पास होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन सभी डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस को कैसे बनाया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि अलग अलग तरह के बिजनेस कैसे बनाए जाएं, अलग अलग तरह के बिजनेस कैसे चलाए जाते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है। आपको एक नया नया बिजनेस शुरू करना है, आप डिसाइड करते हो बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए, है ना। आपसे पूछते हैं कि एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, एक क्लाइंट आपके पास आएगा, आपसे कहेगा कि सर मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। आपसे कहेगा सर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। तो अब आपको देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि क्लाइंट ने आपसे कहा कि सर मैं एक फैक्ट्री बनाने जा रहा हूं, तो आपने कहना है कि भाई फैक्ट्री बनाओगे तो उसके ऊपर एक लॉ अप्लाई होगा, फैक्ट्रीज एक्ट नाम का। ऐसे ही कभी कभी क्लाइंट आपको आकर कहेगा कि सर मैं एक सर्विस सेक्टर का बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, तो आपको सर्विस सेक्टर के लॉ देखने हैं। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उसके अपने अलग लॉज एप्लीकेबल होंगे, सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, उसके अपने अलग लॉज एप्लीकेबल होंगे। आप इन सब के लिए सीखोगे कि ये यहां पर किस तरह से एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद देखिए आपको यहां पर यह भी सीखना है कि इन सभी तरह के बिजनेसेस की, कंपनी, फर्म, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या इसी तरह की और बिजनेसेस की मैनेजमेंट को कैसे संभाला जाता है। इनकी मैनेजमेंट को देखना है और इनकी वर्किंग को देखना है। तो इस पेपर के अंदर आप इन सभी डिफरेंट टाइप की बिजनेसेस की मैनेजमेंट को, वर्किंग को
अच्छे से समझते हो, ध्यान से देखोगे और आप सीखोगे कि इनको कैसे चलाया जाता है। आखिर में इस पेपर में, क्योंकि हम इन सब बिजनेसेस को बनाना सीख रहे हैं, हम इन सब बिजनेसेस को फॉर्म करना सीख रहे हैं, हम इनकी फॉर्मेशन के साथ इनकी मैनेजमेंट को सीख रहे हैं, हम इनकी वर्किंग को सीख रहे हैं। लास्ट में आप ये भी सीखोगे कि इन सभी डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस को क्लोज कैसे किया जाता है। आप इनके क्लोजर के बारे में सीखोगे। आप सीखोगे कंपनी को बंद कैसे करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन कैसे होगा, सोसाइटी का डिसोल्यूशन कैसे होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैसे बंद करेंगे, आप इन सब के बारे में सीखोगे। तो आप डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस को स्टार्ट करना, सबसे पहले उनको शुरू करना, उनकी फॉर्मेशन करना, उनकी मैनेजमेंट को, उनकी वर्किंग को, उनके क्लोजर को, उनको बंद कैसे किया जाए, इन सबको सीखोगे। और इन सब के अंदर आपको यह भी सीखना है कि अलग अलग तरह के बिजनेस के क्या नेचर हैं। आपको देखना है कि आप एक सोसाइटी बनाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, किसमें क्या बेनिफिट हैं। आपको सीखना है किसमें क्या लॉसेस हैं, किसको बनाने में क्या क्या परेशानियां हैं, किसको बनाने में क्या क्या फायदे हैं। आप इन सब के बारे में यहां पर सीखने वाले हो। तो इस सिचुएशन में आपने डिफरेंट टाइप के बिजनेस एंटिटीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सीखना है। अब मैं आपको कंपनी लॉ के ग्रुप 1 के इन तीनों पेपर्स के से अलग हटके ग्रुप 2 के पेपर्स के बारे में बताऊंगा। एक बार ध्यान दीजिए, अगर आप सबसे पहले हमारे इस ग्रुप 1 के सभी पेपर्स को देखोगे तो आप इस बात को यहां ध्यान रखिए, ग्रुप 1 में 3 पेपर थे लॉ के। इसमें आपके सामने सबसे पहला पेपर लॉ का था, जिसका आपने नाम देखा था, जो ग्रुप 1 का हमारा पहला पेपर था, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। उसके बाद हमारा सेकंड पेपर था कंपनी लॉ का, और उसके बाद ग्रुप 1 का हमारा थर्ड पेपर था, जिसका नाम था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। इसके बाद हम चलते हैं हमारे ग्रुप 2 की तरफ। देखिए, ग्रुप 2 में लॉ के 2 पेपर है। ग्रुप 2 में लॉ का सबसे पहला पेपर है सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें देखिए पहला शब्द है सिक्योरिटीज लॉ। तो सिक्योरिटीज लॉ में क्या सीखते हो आप? सिक्योरिटीज लॉ में आप स्टॉक मार्केट, मतलब हमारी जो शेयर मार्केट है, आप शेयर मार्केट के लॉज के बारे में सीखेंगे। तो या आप यहां पर एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। आप सबसे पहले, ये हमारा एक मेन लॉ है जिसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप एक लॉ सीखेंगे जिसका नाम है SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA 1956, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये सिखाएगा सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट, शेयर्स को खरीदने के, बेचने के कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बड़ा सा लॉ है। उसके साथ साथ इस पेपर में आप स्टॉक एक्सचेंजेस की वर्किंग के बारे में सीखोगे। आप सीखोगे एक स्टॉक एक्सचेंज कैसे बनाया जाता है, एक स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग कैसे होती है। तो डिटेल्ड वर्किंग सीखनी है आपने स्टॉक एक्सचेंज की। और आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ जो प्रोफेशनल्स वहां पर जुड़े होते हैं, जैसे आप जानते हो एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर होते हैं, तो आपको उन सब प्रोफेशनल्स के बारे में सीखना है। आपको सीखना है स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स कैसे काम करते हैं। अगर आप कल को खुद एक शेयर ब्रोकर बन जाते हैं बहुत बड़ी से, तो आप कैसे काम करेंगे। आप एक ब्रोकर कंपनी खोलने जा रहे हैं तो आपका काम कैसे होगा, आप इनके बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अगर किसी को अपने शेयर्स खरीदने हो तो उसे एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट कहां खोलते हैं, किसके पास खोला जाता है डीमैट अकाउंट? जिनके पास डीमैट अकाउंट खोला जाता है उन्हें कहते हैं डिपॉजिटरी। तो आप यहां पर डिपॉजिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, डिपॉजिटरीज के बारे में, और ऐसे ऐसे अदर प्रोफेशनल्स के बारे में। हमारे पास 10 से 11 तरह के प्रोफेशनल्स हैं। आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये सभी प्रोफेशनल्स किस तरह से काम करते हैं, इनकी वर्किंग का तरीका क्या है, और ये सभी प्रोफेशनल्स किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करते हैं। तो इन सभी प्रोफेशनल्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर मैं इस पेपर के बारे में खास बात आपको और बताता हूं कि इसके अंदर एक हिस्सा है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का देखिए, जो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है वो ये वाला है, जहां आप स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग और इसके प्रोफेशनल्स के बारे में सीख रहे हैं। और सिक्योरिटीज लॉ का हिस्सा ये वाला है, इससे पहले वाला। इस सिक्योरिटी लॉ के हिस्से में हमारे पास एक लॉ आएगा जिसका नाम होगा, कुछ रेगुलेशंस होंगी जिनका नाम होगा, जैसे मैं आपको एक रेगुलेशन का नाम बताता हूं, हम इन्हें कहते हैं सेबी रेगुलेशन। हमारे पास सेबी रेगुलेशंस होंगी, और इन रेगुलेशंस को कैसे पढ़ा जाएगा, एक तो रेगुलेशन होगी, सेबी की रेगुलेशन होगी इशू ऑफ शेयर्स की। तो सेबी रेगुलेशन है इशू ऑफ शेयर्स की, एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है। सेबी रेगुलेशन होगी एक कंपनी के शेयर्स को बायबैक करने की,
सेबी रेगुलेशन होगी एक कंपनी के शेयर को अगर हम ईएसओपी के नाम से इशू करें, जिसे कहते हैं स्टॉक ऑप्शंस, हम अपनी कंपनी के शेयर्स अपने एम्प्लॉइज को देते हैं। तो ऐसी ऐसी जो रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी रेगुलेशन हमारे पास है। जैसे हमारे पास एक रेगुलेशन है, इसका नाम है एलओडीआर। एलओडीआर है एक कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग से कनेक्टेड रेगुलेशन। तो हमें कंपनी के शेयर्स से कनेक्टेड सेबी की सभी रेगुलेशंस को पढ़नी है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जब आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी किसी बड़ी कंपनी में काम करने जाएंगे, आप कैसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी लार्ज साइज की कंपनी है, बहुत बड़ी साइज की कंपनी है, और वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो आप किसी बड़ी कंपनी में काम करने जा रहे हैं जो कि लार्ज साइज की कंपनी है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। आप ध्यान दीजिए, आप ऐसी किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको उस कंपनी के शेयर्स के, उस कंपनी के डिवेंचर्स के लिस्टिंग के काम को देखना है। आपको देखना है कि उस कंपनी के शेयर्स किस तरह से मार्केट में इशू हो, आपको देखना है उस कंपनी के शेयर्स किस तरह से मार्केट से बायबैक होते हैं, लोग उनमें डीलिंग कैसे करते हैं। आपको सभी प्रोविजंस जो शेयर से कनेक्टेड है पता होनी चाहिए। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है। इवन जब आप अपनी लाइफ में एज अ सीएस इन प्रैक्टिस काम करेंगे, आप कंपनी सेक्रेटरी बनकर प्रैक्टिस में काम करेंगे, अपना ऑफिस खोल के बैठे, तो आपके पास बहुत से क्लाइंट्स आएंगे और उन क्लाइंट्स के लिए भी आप ये सारे काम करेंगे। तो क्लाइंट्स आपसे एडवाइस देने आएंगे कि हमें शेयर्स खरीदने हैं, हमें शेयर्स बेचने हैं, उनमें डीलिंग्स कैसे हों। आप जिस कंपनी में काम करते हो उसके शेयर्स और डिवेंचर्स से कनेक्टेड आपको काम करना है। तो ध्यान दीजिए, आपको कंपनी से शेयर्स के और डिवेंचर्स से कनेक्टेड सभी लॉज को पढ़ना है। ये पेपर अपने आप में 100 मार्क्स का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। और इस पेपर की भी खास बात है कि यहां पर भी आपकी नॉलेज बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे इस पेपर को सीख कर जाना होता है। तो हमारे ग्रुप 2 का सबसे मेन पेपर है सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ये हमारे ग्रुप 2 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। और जैसे ग्रुप 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है कंपनी लॉ, और तो बाकी सब पेपर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रुप 1 का सबसे लंबा और इंपॉर्टेंट पेपर कंपनी लॉ है। इसी तरह से ग्रुप 2 का सबसे इंपॉर्टेंट और लंबा पेपर है सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। नाउ अब हम चलते हैं हमारे ग्रुप 2 के सेकंड पेपर की तरफ, जो कि लॉ में है, जिसका नाम है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। इस पेपर को शॉर्ट में, बड़ा फेमस पेपर है, इसको हम बोलते हैं ईबीसीएल। ईबीसीएल, इकोनॉमिक से ई, बिजनेस से बी, कमर्शियल का सी और लॉज का एल, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, हम इसे ईबीसीएल कहते हैं। यहां पर सबसे पहले आप इकोनॉमिक लॉ पढ़ेंगे। इकोनॉमिक लॉ में जैसे आप पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आप सीखेंगे आरबीआई कैसे काम करता है, आप सीखेंगे एक लॉ जिसका नाम है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आप सीखेंगे फॉरेन करेंसी का लॉ कैसा है, फॉरेन करेंसी के लॉ को किस तरह से मैनेज किया जाए, इंडिया में फॉरेन करेंसी कैसे हैंडल की जाती है। फेमा के अंदर बड़ी सारी रेगुलेशंस हैं, जहां पर आप ये भी सीखते हैं कि जब एक पर्सन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हुए या ऐसा कोई भी काम करते हुए उसे किस तरह से फॉरेन करेंसी को डील करना है। फिर हमारे पास यहां पर बिजनेस लॉ है और कमर्शियल लॉ है। बिजनेस लॉ कमर्शियल लॉ में आपके पास बहुत सारे लॉ हैं। जैसे आपके पास एक लॉ है, आप सीखेंगे कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का, अगर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है। जैसे आपने हमेशा ऐसा सुना होगा कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, हमने कोई प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग खरीदी, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है। आप यहां पर एक लॉ सीखेंगे कमर्शियल लॉज में कि अगर आप कहीं पर कोई कोर्ट केस करना चाहते हैं, किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई केस करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक लिमिटेशन का टाइम होगा। लिमिटेशन का टाइम होने का मतलब है आपके पास एक लिमिटेशन पीरियड होगा, जहां आप सीखोगे कि कितने साल के अंदर अंदर आप सामने वाले पर्सन पर केस कर सकते हो, उसके बाद आप केस नहीं कर सकते हैं। इस लॉ में आप इकोनॉमिक लॉ सीखोगे, बिजनेस लॉ सीखोगे और कमर्शियल लॉ सीखोगे। इन सभी के ऊपर इस लॉ की बड़ी खास बात है कि इसमें हमारे पास जो लॉ है वो, जैसे फेमा हमारे पास एक बड़ी साइज का लॉ है, लेकिन बाकी सभी लॉज हमारे पास स्मॉल साइज के लॉ हैं। तो इस पेपर में हमारे पास छोटे साइज के लॉज हैं, लेकिन नंबर ऑफ लॉज बहुत ज्यादा है। तो छोटे साइज के लॉ हैं लेकिन हमारे पास बहुत सारे लॉ हैं, तो हमें इसके अंदर नंबर ऑफ लॉज को देखना है, बड़े सारे लॉज को देखना है। अलग अलग लॉ जो छोटे छोटे साइज के हैं, जो बिजनेस चलाने में हमारा काम करते हैं, हम उन्हें कैसे ऑपरेट करते हैं। ये मैंने आपको ग्रुप 2 के इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज के बारे में ओवरव्यू बताया। ये पेपर भी 100 मार्क्स का है, ये पेपर भी 100 नंबर का है, सब्जेक्टिव पेपर है।
और इसमें आपको छोटे छोटे बहुत सारे लॉज को सीखना है। अब देखिए, मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिर से बताता हूं। मैंने आपको हमारे लॉ के सभी मेन पेपर्स के बारे में बताया। इसमें आपने मेरे साथ सबसे पहला पेपर देखा था जिसका नाम देखा था ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। देखिए, मैंने लॉज के ओवरव्यू के बारे में आपको बताया। हर पेपर के अंदर बहुत से लॉज और भी हैं। जैसे इसमें आप क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आप इसमें सीखेंगे कि हमारे पास इंडिया में क्रिमिनल लॉज हैं जो क्राइम्स के साथ डील करते हैं। एक लॉ है क्रिमिनल लॉ जिसका नाम है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। एक लॉ है सिविल लॉ। हम आप यहां पर सिविल लॉज के बारे में भी सीखेंगे। आप यहां पर सीखेंगे कि सिविल मैटर जैसे प्रॉपर्टी के लॉ कैसे होते हैं, तो आप सिविल लॉज के बारे में सीखेंगे। तो हर पेपर के अंदर बहुत सारे लॉज हैं, हर पेपर के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हैं। आपको अपने एग्जाम्स में इन सभी को बड़ा ध्यान से सीखना है। तो मैंने आपको इन सभी पेपर्स के बारे में ओवरव्यू बताया और आपने इन सभी पेपर्स को यहां पर समझने के बाद एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, एग्जाम्स के क्वेश्चन हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर हम किसी भी एग्जाम की क्वेश्चन को देखते हैं तो एक तो हमारे पास थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। तो हर एग्जाम में हमारे पास थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं और थ्योरी क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे केस स्टडीज होते हैं। तो ध्यान दीजिए, हर एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है केस स्टडीज। तो जब आप किसी भी पेपर को दोगे तो हमारे पास उस पेपर में केस स्टडीज होंगे। मींस आपने थ्योरी में तो आंसर लिखने ही लिखते हैं, केस स्टडीज को भी लिखना सीखना है। तो आपके पास एक रियल लाइफ केस होगा और उस रियल लाइफ केस के ऊपर आपको उस केस का कुछ डिसीजन बनाना है। एक रियल लाइफ केस होगा जिसका आपको डिसीजन बनाना है और रियल लाइफ केस का आंसर आपको देकर बताना है कि केस को कैसे डिसाइड किया जाए। समझिए, आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, एक क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम, अपना केस लेकर आपके सामने आएगा, तो आप उसे बताएंगे उस केस के अंदर क्या होना चाहिए, उस केस के अंदर कैसे किसी बात को डिसाइड किया जाए, किस तरह से किसी केस का डिसीजन हमें देना चाहिए। तो हम यहां पर इस सिचुएशन में हमारे सभी लॉज को पढ़ते हैं। मैं जब आपको क्लास में इन सभी लॉज के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको हर एक लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या सिखाऊंगा। देखिए, हमारी क्लासेस में हम जब एक लॉ को पढ़ते हैं तो हम तीन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहली हम जिस चीज पर ध्यान देंगे वो है कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी कैसी है। आपकी आपकी रीडिंग को हमें बेस्ट बनाना है। हमें रीडिंग को बेस्ट बनाना है, मतलब आप किसी भी लॉ को पढ़ेंगे तो आप बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से उसको पढ़ना सीखें, उसका मीनिंग बनाना सीखें। फिर हमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपके लॉ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। हमें लॉ को बड़ी गहराई में जाकर सीखना है। किसी भी लॉ को रट्टा नहीं मारना, ऊपर ऊपर से नहीं देखना, गहराई से सीखना है। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेस्ट बनाना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें पेपर में लिखना सीखना है। हमें अपने राइटिंग स्किल्स को अच्छा बनाना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर्स, अच्छे आंसर्स कैसे लिखे जाएं, केस स्टडीज के आंसर कैसे लिखने चाहिए और आंसर ऐसे होने चाहिए कि हम सबसे ज्यादा नंबर, बेस्ट मार्क्स हमारे पेपर में स्कोर कर सकें। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, हमें किसी भी सिचुएशन में हमें पेपर को अच्छा पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ना आना चाहिए, हमें उनका मीनिंग पता होना चाहिए, हमें पूरे पूरे आंसर पता होने चाहिए और हमें उन्हें लिखना भी सीखना है। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ना है। जब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ते हैं ना, आप रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, राइटिंग में, सब में बेस्ट हो जाते हैं ना, तो आप एक नेशनल रैंक लेकर आ सकते हैं। आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हैं और जैसे ही आप सीएस इंटर करेंगे, आप चाहें तो किसी बड़ी सी कंपनी में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। वरना देखो बेटा, बहुत से बच्चे तो सीएस फाइनल करने के बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, इंटर लेवल के बाद ट्रेनिंग शुरू नहीं कर पाते। जो बच्चे सुपरफिशियली पढ़कर आ जाते हैं, कहीं कहीं पर बहुत गहराई से नहीं पढ़ते हैं, जब वो इंटर के बाद कहीं ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो सामने वाली कंपनी हमेशा मानती है कि हो सकता है इस बच्चे की नॉलेज में कमी है क्योंकि भाई इसने बहुत गहराई से नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा, मेहनत से पढ़ा, इंटर में बहुत अच्छी मेहनत कर दी ना, तो इंटर के बाद भी अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर सकते थे। जब आप इंटर के बाद अपनी ट्रेनिंग को शुरू करेंगे तो आप किसी भी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग करेंगे, साथ साथ फाइनल की पढ़ाई करेंगे और फाइनल की पढ़ाई होते ही, फाइनल पास करते ही आप वहां पर जॉब करना शुरू कर देंगे। तो हम अपनी क्लासेस में रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग तीनों पर इक्वल ध्यान देंगे। नाउ अब मैं आपको आज एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाता हूं। मैं चाहूंगा कि आप एक टॉपिक को पढ़कर देखें, एक ऐसे चैप्टर को पढ़कर देखें जिससे आपको पता लगेगा कि हम कैसे पढ़ेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब आप अभी मेरे साथ सीखोगे तो आपको सीखते हुए इस बात को ध्यान देना है
कि हम इस टॉपिक को एग्जाम्स में थ्योरी क्वेश्चंस और केस स्टडी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे, हमारे पास केस स्टडीज भी होंगे, तो हमें बड़ा गहराई से पढ़ना है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है। किसी भी वर्ड को रटना नहीं है, समझ के याद करना है और उसको लिखना भी सीखेंगे। आज क्योंकि एक डेमो क्लास है आपके लिए, तो इसमें लिखने पर अभी ज्यादा काम नहीं कर रहे, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पर ध्यान देंगे। मैं आपको आज की क्लास के लिए एक टॉपिक सिखाऊंगा जो कि आपने सभी ने, बड़ा फेमस टॉपिक है, CSEET के अंदर भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा सीखा होता है। इवन आपने, कुछ बच्चों ने अगर साथ में ग्रेजुएशन भी शुरू की है तो हो सकता है आपने वहां इसके बारे में कुछ सीखा हो, लेकिन हमारे CS में इसे बड़ी गहराई में पढ़ना है, CS एग्जीक्यूटिव में बड़ा डेप्थ में पढ़ना है। ये हमारे कंपनी लॉ के सबसे शुरुआत के चैप्टर्स में से एक है और इस टॉपिक का हमने नाम रखा है कॉर्पोरेट वेल। तो हम कंपनी लॉ के सबसे शुरुआत के टॉपिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो कॉर्पोरेट वेल है। तो मैं आपको कॉर्पोरेट वेल के बारे में ही बताऊंगा। इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात पहले बता दूं। आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप इसके अंदर देखिए मेरे साथ क्या देखना है, तो मेरे साथ इस बात को देखिए। जब कंपनीज एक्ट में किसी कंपनी को बनाया जाता है, देखो बेटा, कंपनीज एक्ट में कंपनी को बनाया जाता है, तो कंपनी को बनाने वाले हैं उसके मेंबर्स, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। तो पहली बात तो ध्यान दीजिए, आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर वर्ड का इस्तेमाल करने की बजाय आप इसका लीगल वर्ड बोलेंगे मेंबर्स। तो कंपनीज को कौन बनाए बैठे हैं, कंपनी के मालिक कौन है, आपने कहना है मेंबर्स। एक कॉमन मैन कहता है शेयर होल्डर, बट एक कंपनी सेक्रेटरी इसके लिए लीगल वर्ड का यूज करता है मेंबर्स। तो जो मेंबर हैं, वो जो शेयर होल्डर हैं, वो कंपनी के ओनर हैं। तो किसी भी कंपनी का मालिक कौन है, उसके शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। अब देखिए कंपनी को चलाने का काम कौन करता है, तो आपने कहना है कंपनी को चलाने का काम करते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है उसके डायरेक्टर्स हैं जो उससे चलाएंगे। डायरेक्टर्स को मिलके, डायरेक्टर्स के ग्रुप को, जितने भी डायरेक्टर हैं कंपनी में, 2 3 4 5, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, वो कंपनी की मैनेजमेंट को देखा करते हैं, इसको चलाते हैं। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ध्यान से इस बात को समझिए। कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं, उन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हमारी कंपनी के मेंबर्स करते हैं। तो मेंबर्स किसे अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को। तो मैं कहूंगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसने किया, आपने कहना है मेंबर्स ने किया। तो मेंबर्स ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। अब ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेंबर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया कि भाई तुम जाओ और हमारी कंपनी को चलाओ। तो डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, कंपनी को चलाते हैं। अब क्या होता है कि मेंबर्स डायरेक्टर्स की हेल्प करने के लिए, डायरेक्टर्स को काम करने के लिए कुछ लोगों की हेल्प चाहिए। तो मेंबर्स चाहते हैं कि डायरेक्टर्स की हेल्प करने के लिए कंपनी में कुछ एक्सपर्ट्स अपॉइंट हों। कंपनी के बड़े सीनियर एक्सपर्ट्स हैं। आप कहना कैसे कैसे एक्सपर्ट हैं, जैसे हमारी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी आप हो, आप सबसे बड़े एक्सपर्ट हो। अब आप किस चीज के एक्सपर्ट हो, आप लॉ के एक्सपर्ट हो, तो आप हो लीगल एक्सपर्ट। तो कंपनी में लीगल डिपार्टमेंट का हमने हेड बनाया कंपनी सेक्रेटरी को, ये डायरेक्टर्स को लीगल मैटर्स पर एडवाइस दिया करेगा। इसी तरह आप ध्यान दीजिए, कंपनी के अंदर एक होगा CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये किस चीज का हेड होगा, ये कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होगा। कंपनी के सारे फाइनेंस को देखेगा, पैसा कैसे आएगा, कहां से आएगा, कहां जाएगा, पैसे का सारा हिसाब किताब देखेगा। फिर हमारे पास होगा CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बड़ा फेमस वर्ड है, आपने इसके बारे में सुना होगा। ये कंपनी का ओवरऑल हेड होगा, ओवरऑल सभी चीजों का हेड होगा, सभी चीजों का सीनियर ऑफिसर है। ये हो सकता है कोई डायरेक्टर भी हो, डायरेक्टर में से ही किसी को CEO बना दे, या हो सकता है ये डायरेक्टर ना हो, ये सिर्फ एक ऑफिसर है, डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम करता है। फिर हमारे पास एक एक्सपर्ट होता है जिसका नाम है COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्या होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशन मतलब कंपनी जो बिजनेस करती है उस बिजनेस ऑपरेशन का हेड होता है।
तो कंपनी जो बिजनेस करती है उसके बिजनेस ऑपरेशन का हेड कौन है? उसके बिजनेस ऑपरेशन का हेड है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो हर कंपनी के अंदर ये बेसिक कुछ एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं। जनरली इन एक्सपर्ट्स को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा इन एक्सपर्ट्स को कौन अपॉइंट करेंगे, तो भाई इन एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेंबर्स भी कर सकते थे लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किन्हें अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया इन एक्सपर्ट्स को। अब मेंबर्स ने किसे अपॉइंट किया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे हैं, उन्होंने अपने लिए एक्सपर्ट्स भी अपॉइंट कर दिए। अब मेंबर्स ही जानना चाहेंगे कि एक कंपनी की वर्किंग ईमानदारी से चलाई जा रही है, कंपनी की वर्किंग में कहीं कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, कहीं कोई बेईमानी तो नहीं की जा रही है। तो हमारे मेंबर्स कंपनी की वर्किंग को ईमानदारी से चलवाने के लिए, कंपनी की वर्किंग को चेक करने के लिए मेंबर्स एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। मेंबर किसे अपॉइंट करेंगे? ऑडिटर। ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स ऑडिटर अपॉइंट करवा देंगे। अब मेंबर जो ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे, तीन तरह के ऑडिटर होंगे। एक तो होंगे कंपनी सेक्रेटरी जो बाहर से आएगा। देखिए हमारा कंपनी सेक्रेटरी अलग है, ये कंपनी सेक्रेटरी बाहर से आएगा। ये है प्रैक्टिस करने वाला कंपनी सेक्रेटरी जो कहीं नौकरी नहीं करता, ऑफिस खोल के बैठा है। ये ऑडिट करेगा। ये जो ऑडिट करेगा, कंपनी की वर्किंग को चेक करेगा, उसे कहते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट का मतलब है ये देखिएगा कि लीगली कंपनी सारा काम सही करती है। एक अपॉइंट किया जाएगा सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो कंपनी का फाइनेंशियल ऑडिट करेगा। ये देखिएगा कंपनी ने अपना हिसाब किताब सही से बनाया, ये फाइनेंशियल ऑडिट करेगा। एक अपॉइंट किया जाएगा सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये उन्हीं कंपनी में अपॉइंट किया जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, हर कंपनी में अपॉइंट नहीं होता। ये कंपनी के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के ऑडिट को देखेगा। ये देखिएगा कि जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, गुड्स को बनाया जा रहा है, सर्विसेज को बनाया जा रहा है, उनमें कितना पैसा खर्च होता है, इन सबको देखेगा। तो ये तीन तरह की ऑडिटर्स होती है। ये तीन तरह की ऑडिटर्स कंपनी को ऑडिट करेंगे और कंपनी की वर्किंग को चेक करेंगे। ये तीन तरह की ऑडिटर्स कंपनी का ऑडिट करेंगे, उसकी वर्किंग को चेक करेंगे। और इन तीनों तरह की ऑडिटर्स की बड़ी खास बात होगी, ये क्या करेंगे? ये पूरे कंपनी को, ये किस किस को चेक करेंगे? एक तो ये कंपनी को चेक करेंगे, ये कंपनी की चेकिंग करेंगे पूरी, जिसको हम नाम देते हैं ऑडिट। ये कंपनी को ऑडिट करेंगे और ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वर्किंग को भी चेक करेंगे। ये देखेंगे कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वर्किंग ठीक से चलाई जा रही है। तो हमारे जो ऑडिटर्स हैं, ये कंपनी और उसकी टॉप मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट का ऑडिट करते हैं। ये उनको चेक करते रहते हैं कि वो ठीक से काम करते हैं। अब देखिए ये एक कंपनी को चलाने का स्ट्रक्चर है। आप इसमें कहां हो? एक तो आप कंपनी में जॉब करने वाले कंपनी सेक्रेटरी हो, आप यहां पर हो, और आप बाहर से कंपनी में ऑडिट करने वाले कंपनी सेक्रेटरी हो। इसके अलावा जब आप एक कंपनी में बड़ी सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, तो आप कंपनी के डायरेक्टर्स के अंदर भी हो। डायरेक्टर्स में भी कुछ डायरेक्टर हो सकते हैं जिन्होंने सीएस किया हो। सीएस जो है अल्टीमेटली डायरेक्टर बन जाएंगे कंपनी के अंदर। और एक बड़ी कंपनी अपने सीएस को अपना सीईओ भी बना लेती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बना लेती है। ये ओवरऑल कंपनी का हेड होता है। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हो, नंबर एक। आप सीईओ हो सकते हो, नंबर दो। आप कंपनी में एज अ सीएस जॉब करते हो, नंबर तीन। आप कंपनी में सेक्रेटरियल ऑडिट करने जाते हो, नंबर फोर। तो आपको कंपनी की हर चीज की अच्छी नॉलेज है, आपको मैनेजमेंट भी आती है, आपको ओवरऑल बिजनेस चलाना भी आता है, आपको ऑडिट करना भी आता है, आपको पूरी कंपनी के मैनेजमेंट की नॉलेज है। हमारे लिए जब एक कंपनी कहीं पर भी काम करती है, तो याद रखिए हर कंपनी को एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। आप याद कीजिए, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन होती है। सेपरेट लीगल पर्सन का मतलब है कि कंपनी अपने आप में, अब मैं यहां कुछ लाइंस बना के बताऊंगा, कंपनी अपने आप में एक अलग पर्सन है, कंपनी के मेंबर्स उससे अलग हैं और कंपनी के डायरेक्टर्स उससे अलग हैं। मींस अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी कैसे काम करती है, तो आपने कहना है कि हर कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल पर्सन होती है। इसका मतलब कि कंपनी अपने आप में एक अलग पर्सन है, उसके डायरेक्टर्स अपने आप में एक अलग पर्सन है और शेयर होल्डर्स अपने आप में अलग पर्सन है। इसका मतलब जब भी कोई कंपनी काम करती है, तो हमारे सामने इस पूरे सिस्टम में तीन तरह के मेन पर्सन दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देती है कंपनी, एक उसके डायरेक्टर्स और एक उसके मेंबर्स। अब मैं इसी बात को आपके सामने दोबारा लेकर चलता हूं। देखिए इस बात को दोबारा आपने कैसे देखना है, मैं इस डायग्राम को आपके सामने से हटाता हूं। आप यहां देखिए,
देखिए हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी के मालिक कौन है? कंपनी के मालिक हैं उसके मेंबर्स, उसके मेंबर्स जो कि उसके मालिक हैं, जिनको आप शेयर होल्डर्स भी कहते हो। और कंपनी की मैनेजमेंट को कौन देखा करते हैं? कंपनी की मैनेजमेंट को चलाने वाली पर्सन है जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, या डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं, सिंपल डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो हमारे पास तीन सेपरेट पर्सन हैं। एक तो पर्सन है कंपनी, एक पर्सन है डायरेक्टर्स, और एक पर्सन है मेंबर्स। ये तीनों सेपरेट हैं। इस प्रिंसिपल को हमने नाम दिया कि कंपनी अपने मेंबर्स से अलग है, अपने डायरेक्टर्स से अलग है। इसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। देखिए हमारे पास ये वर्ड है कॉर्पोरेट वेल। यहां पर कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी का, और वेल का मतलब है पर्दा, दीवार। देखिए एक दीवार है, ये एक पर्दा है। पर्दे का मतलब क्या है कि इस पर्दे के पीछे मेंबर्स हैं, मेंबर्स अलग हैं। पर्दे की एक तरफ कंपनी है, कंपनी अलग है, और डायरेक्टर्स अलग हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि अगर जब किसी कंपनी को चलाया जाएगा, अगर आप किसी भी कंपनी को चलाते हैं, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान देनी है कि किसी भी कंपनी को चलाते हुए अगर सोचिए एक कंपनी के अंदर कोई लायबिलिटी इनकर की जाती है, कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया, कंपनी ने लोन ले लिया, तो वो लोन कंपनी को पे करना है, कंपनी अपने पास से पे करेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि वो उस लोन को पे करने के लिए मेंबर लायबल है। तो अगर कंपनी ने कोई लोन ले लिया तो उसके लिए मेंबर लायबल नहीं होता। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया तो उसके लिए डायरेक्टर लायबल नहीं होता। मींस कंपनी एक अलग पर्सन है, डायरेक्टर्स अलग पर्सन है, और मेंबर्स अलग पर्सन है, तीनों इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से अगर एक कंपनी किसी एसेट को खरीद लेती है, तो कंपनी की खरीदी गई एसेट्स कंपनी की अपनी है, वो उसके मेंबर्स की पर्सनल एसेट नहीं है, वो उसके डायरेक्टर्स की पर्सनल एसेट नहीं है। तो कंपनी की लायबिलिटी भी अपनी है, कंपनी की एसेट्स भी अपनी है। अगर एक कंपनी इनकम कमाती है, तो कंपनी अपनी कमाई गई इनकम के ऊपर अपने आप टैक्स देगी। कंपनी इनकम कमाती है, अपने आप उसके ऊपर टैक्स देगी। कंपनी की इनकम के ऊपर मेंबर को टैक्स नहीं देना, डायरेक्टर्स को टैक्स नहीं देना। इसी प्रिंसिपल को कॉर्पोरेट वेल कहा जाता है। मींस हमारे पास दीवारें हैं, हमारे पास पर्दा है, कंपनी जब भी काम करती है वो सेपरेट लीगल पर्सन है। तो कॉर्पोरेट वेल का सिंपल मीनिंग होता है सेपरेट लीगल पर्सन। अब ये बात है सेपरेट लीगल पर्सन कॉर्पोरेट वेल है। अब इस प्रिंसिपल की लॉजिक समझ के देखो, इस प्रिंसिपल का रीजन समझ के देखो, इस प्रिंसिपल को किसने बनाया, ये कब बनाया गया। मैं आपको इस प्रिंसिपल के बारे में बताता हूं। मैं एक बार इस डायग्राम को हटा देता हूं। यहां से देखिए, ये प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है। इस सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी को हम कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। इस प्रिंसिपल के अंदर, इस पॉइंट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स और उसके डायरेक्टर्स तीनों सेपरेट पर्सन हैं, ये सभी अलग अलग हैं। इसका मतलब है कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, और डायरेक्टर्स अलग हैं। तो कंपनी, उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स तीनों सेपरेट पर्सन हैं। इस कॉर्पोरेट वेल के अंदर हम एक बात कहते हैं कि अगर कंपनी ने कोई एसेट खरीदी, तो वो एसेट कंपनी की है। मेंबर्स ने एसेट खरीदी, वो एसेट मेंबर्स की है। और डायरेक्टर्स ने एसेट खरीदी, तो वो एसेट डायरेक्टर्स की है। कंपनी की एसेट उसके मेंबर की एसेट नहीं है, कंपनी की एसेट उसके डायरेक्टर की एसेट नहीं है। डायरेक्टर्स की, मेंबर्स की, कंपनी की एसेट्स अलग अलग होती हैं। ऐसे ही कंपनी की, उसके मेंबर्स की, उसके डायरेक्टर्स की लायबिलिटी भी अलग अलग होती है, इनकी इनकम्स भी अलग अलग होती हैं। ये सब सेपरेट हैं। इस प्रिंसिपल को आप शॉर्ट में ऐसे लिखकर कह सकते हो कि कंपनी की, उसके मेंबर्स की और उसके डायरेक्टर्स की एसेट्स, इनकम्स और लायबिलिटीज सब अलग अलग होती है। इस प्रिंसिपल को सबसे पहले इंग्लैंड में एक बड़े फेमस केस सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी में डेवलप किया गया। अगर देखो थ्योरी में इस प्रिंसिपल के बारे में पूछेंगे, तो आप ये सारी बातें बताएंगे जो मैंने आपको अभी भी सिखाई। लेकिन अगर आपको पूछा जाए इस प्रिंसिपल को सबसे पहले कहां डेवलप किया गया, तो इस प्रिंसिपल को सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले इंग्लैंड में एक बड़े फेमस केस सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी में डिसाइड किया। ये केस 1895 का है, 1895 की बात है। तब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग दुनिया के लगभग 70 से ज्यादा देशों पर राज करते थे। पूरे एशिया में, पूरे अफ्रीका में, इवन साउथ अमेरिका के बहुत से हिस्सों में ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती थी। तो इन सभी देशों में प्रिंसिपल गया, इस केस को डेवलप किया गया, इंग्लैंड में इस केस को डिसाइड किया गया, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी।
अब मैं आपको इस केस को पढ़ना सिखाता हूं। देखिए हमारे इस केस में सालोमन नाम का एक पर्सन था। यह है सालोमन। इमेजिन कीजिए सालोमन नाम का एक पर्सन था और सालोमन शूज बनाने का, जूते बनाने का बिजनेस करता था। तो सालोमन का बिजनेस बड़ा प्रॉफिटेबल था, सालोमन बहुत पैसा कमा रहा था। तो सालोमन ने सोचा मैं अपने बिजनेस को और ग्रो करता हूं और बढ़ाता हूं। तो सालोमन ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक कंपनी बना दी। तो सालोमन ने बना दी पब्लिक कंपनी। और आप सभी ध्यान रखिए कि पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ती है। तब भी ऐसा ही था, केस तो पुराना है, 125 साल पुराना केस है। तो सालोमन की पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए 7 मेंबर्स की जरूरत थी, 7 शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट थी। अब सालोमन की कंपनी में कौन कौन था? एक तो सालोमन अपने आप था, एक सालोमन की वाइफ थी, हम इन्हें नाम देते हैं मिसेस सालोमन। सालोमन के 4 बेटे थे, 4 सन्स, और सालोमन की एक डॉटर थी, एक बेटी थी। देखो कितनी अच्छी फैमिली प्लानिंग है ना। और इस फैमिली प्लानिंग में घर घर के 7 मेंबर इकट्ठे होकर कंपनी बना रहे हैं। 4 बेटे, एक बेटी, एक वाइफ और एक सालोमन खुद। अब सालोमन कंपनी ने जितने भी मार्केट में शेयर्स इशू किए, सालोमन कंपनी ने शेयर्स इशू किए, तो जितने भी शेयर्स सालोमन कंपनी ने इशू किए वो सारे के सारे शेयर्स सालोमन और उसकी फैमिली के पास थे। तो सालोमन कंपनी ने शेयर इशू किए, सारे शेयर्स को उसकी फैमिली ने खरीद दिया। तो सालोमन फैमिली के पास ही सारे शेयर्स हैं, वो खुद ही कंपनी के मालिक हैं। कुछ दिनों के बाद, आप यहां पर ध्यान दीजिए, कुछ दिनों के बाद सालोमन की कंपनी ने कुछ डिवेंचर इशू किए। अब सालोमन कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, ये डिवेंचर 2 तरह के थे। डिवेंचर थे 2 तरह के। सालोमन कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, कुछ तो थे सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर्स वो होते हैं कि अगर कंपनी कल को बंद होगी तो कंपनी की एसेट्स को पे करेंगे और सबसे पहले सिक्योर्ड डिवेंचर्स का पैसा पे किया जाता है। सालोमन कंपनी ने कुछ और डिवेंचर इशू किए जो कि अनसिक्योर्ड डिवेंचर थे। अनसिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब है कि अगर कल को कंपनी बंद होगी तो इन डिवेंचर्स का पैसा बाद में पे किया जाएगा। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं होगा तो इनका पैसा डूब भी सकता है। तो प्रैक्टिकल जिंदगी में अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स पर ज्यादा इंटरेस्ट पे किया जाता है, क्योंकि देखो ना, एक आम आदमी अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्यों खरीदेगा भाई? जब उसको डर होगा कि मेरा पैसा डूब सकता है तो ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में खरीद लेता है। जो सिक्योर्ड डिवेंचर्स थे ना, वो सारे के सारे सालोमन की फैमिली ने खरीदे। तो सिक्योर्ड डिवेंचर किसके पास है भाई? सिक्योर्ड डिवेंचर जो थे सालोमन की अपनी फैमिली ने खरीद डाले। तो कंपनी ने इशू किए सिक्योर्ड डिवेंचर और वो खरीदे सारे के सारे सालोमन की फैमिली ने। अब कंपनी ने इशू किए अनसिक्योर्ड डिवेंचर। तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर किसने खरीदे? ये खरीदे आम ऑर्डिनरी पब्लिक ने। तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स पब्लिक के पास थे, सिक्योर्ड डिवेंचर फैमिली के पास थे। अब देखो यहीं से इसके मन में, हमें लगता है इस कंपनी को चलाते हुए शायद शुरू में ही कुछ भेदभाव की बात रही होगी कि सिक्योर्ड डिवेंचर उन्होंने अपनी फैमिली को दिए हैं और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स आम पब्लिक ने खरीदे। अब कुछ दिनों के बाद इस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए। अब कंपनी को हो गए लॉसेस। लॉस का असर यह हुआ कि कंपनी को चलाना पॉसिबल रहा नहीं। तो भाई सालोमन ने यह सोचा कि कंपनी को बंद किया जाए। तो कंपनी का वाइंडिंग अप किया गया। जब एक कंपनी को बंद करते हैं तो इसे बोलते हैं वाइंडिंग अप। तो सालोमन कंपनी का क्या किया गया? वाइंडिंग अप किया गया। वाइंडिंग अप के टाइम पर जब इस कंपनी को बंद किया गया तो वाइंडिंग अप पर सभी एसेट्स को बेचा जाता है और उसके बाद सभी लायबिलिटीज को पे किया जाता है। वाइंडिंग अप में सभी एसेट्स को बेचा जाता है और सभी लायबिलिटीज को पे किया जाता है। अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी हाइपोथेटिकल फिगर्स के साथ बताता हूं। कंपनी की सभी एसेट्स को बेचा गया, लगभग 6000 पाउंड इकट्ठा हुआ। 6035 पाउंड था, हम 6000 पाउंड मान के चलते हैं। और इसके साथ एक बात और देखिए, जब लायबिलिटीज को पे करने की बारी आई तो हमारे पास कंपनी के सिक्योर्ड डिवेंचर थे जो कि लगभग 7000 पाउंड के थे और अनसिक्योर्ड डिवेंचर थे जो कि 10000 पाउंड के थे। तो इसका मतलब है कंपनी को अपने टोटल लायबिलिटीज में 17,000 पाउंड पे करना है। अब कितना पे करना है? 17,000 पाउंड। बट पैसा कितना है आपके पास? सिर्फ 6,000 पाउंड। तो आप सभी लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकते, लायबिलिटीज को पे करने का पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो यहां पर ध्यान दीजिए मेरे साथ, इस सिचुएशन में सालोमन कंपनी ने क्या सोचा? इन्होंने कहा कि पहले हम सिक्योर्ड डिवेंचर्स पे करेंगे। भाई सिक्योर्ड वालों को पहले पे करेंगे। अब सिक्योर्ड को पे करने के बाद हमारा तो पूरा पैसा खत्म ही हो जाएगा, तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स का नंबर ही नहीं आएगा, तो पब्लिक को कुछ भी पैसा पे नहीं करेंगे। तो सालोमन कंपनी ऐसा सोचती है।
पब्लिक ने कहा नहीं, ये गलत है। पब्लिक ने कहा, आप याद कीजिए जब आपने अपने 11th में 12th में कभी भी पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में पढ़ा है, तो आपने हमेशा एक बात सीखी है, आपने सीखा है, ध्यान से इस पॉइंट को देखिएगा, कि आपने ये बात सीखी है कि जब एक बिजनेस बंद होता है तो पहले वो आउटसाइड लायबिलिटीज पे करता है, उसके बाद वो इनसाइड लायबिलिटीज पे करता है। तो इस केस में क्या था, इस केस में इस बात को समझिए, आम पब्लिक कहती है, आम पब्लिक क्या कहती है, आम पब्लिक कहती है सॉलोमन से और उसकी कंपनी से कि आप पहले पब्लिक के डिबेंचर्स पे करो क्योंकि वो आउटसाइड डिबेंचर्स है, और पब्लिक के डिबेंचर्स पे करने के बाद अगर पैसा बचे तो आप अपने डिबेंचर्स पे करना, क्योंकि आप तो इनसाइडर हो, आप तो कंपनी के मालिक हो, और आपने जो डिबेंचर खरीदे हैं कंपनी में एज अ मालिक खरीदे हैं, तो आपके डिबेंचर्स बाद में पे होने चाहिए। पब्लिक क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म्स में भी ऐसा होता है कि जब एक बिजनेस बंद होता है तो पहले बाहर वाले लोगों का, आउटसाइडर्स का लोन पे किया जाता है, और बाहर वाले लोगों का लोन पे करने के बाद फिर पार्टनर्स के लोन पे होते हैं। तो पब्लिक में और सॉलोमन की फैमिली में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया। तो पब्लिक का डिस्प्यूट हो गया सॉलोमन फैमिली के साथ, और पब्लिक और सॉलोमन फैमिली के इस झगड़े में कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करना था, कोर्ट में केस किया गया। देखो कोर्ट में जो केस आया इस कंपनी का, जहां कोर्ट इस बात को डिसाइड करेगा कि कौन सी लायबिलिटीज को पहले पे किया जाए। देखो बेटा, ये केस जो आपने यहां देखा, ये सॉलोमन एंड सॉलोमन कंपनी का केस है, 1895 में डिसाइड किया गया, बड़ा फेमस केस है। कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए कुछ बातें कही। अब देखो केस आपने पहले भी हो सकता है कभी सुना हो सकता है अपने 11-12 बिजनेस स्टडीज में भी सुना हो, लेकिन हम आप सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ने जा रहे हैं। तो सीएस में आप किसी भी केस को जब पेपर में लिखेंगे तो आपको उसे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है। आप मुझसे देखो केस को कैसे लिखना है, केस को लिखने का तरीका क्या है, क्या सिस्टमैटिक तरीका है जिससे आप इस केस को एग्जाम में बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए कहा, कोर्ट ने कहा, देखो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, पहला पॉइंट पहले पॉइंट से सेकंड पॉइंट बनेगा, सेकंड से थर्ड पॉइंट बनेगा, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना सीखना है। ऐसा नहीं कि पहले एक पॉइंट बताया फिर उसके बाद कुछ भी पॉइंट बोल दिया। समझो पहले CSEET होता है, फिर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर प्रोफेशनल होता है। सोचो ऐसा नहीं हो सकता कि EET पहले हो गया, फिर प्रोफेशनल हो गया, फिर एग्जीक्यूटिव हो रहा है, सबको सिस्टमैटिक चलना चाहिए। तो कोर्ट ने इस केस को क्या से डिसाइड किया, कोर्ट ने कहा जब एक कंपनी को बनाया जाता है, whenever a company is created, तो कंपनी को बनाने वाले उसके मेंबर्स होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोला, जब एक कंपनी को बनाया जाता है तो उसके मेंबर्स उसे बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, मेंबर्स कंपनी से अलग पर्सन होते हैं, मेंबर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। तो कंपनी को कौन बनाता है, मेंबर्स। दूसरा पॉइंट, इससे क्या पता लगा, मेंबर्स अलग हैं और कंपनी अलग है क्योंकि मेंबर्स ने कंपनी को बनाया। इससे तीसरी बात, मेंबर्स और कंपनी अलग अलग हैं, इसका मतलब है अगर मेंबर्स और कंपनी को अलग अलग मानते हैं तो कंपनी की लायबिलिटीज अलग हैं और मेंबर की लायबिलिटीज अलग हैं। तो पहली बात क्या थी, कंपनी को उसके मेंबर्स बनाते हैं। दूसरी बात, मेंबर्स और कंपनी सेपरेट पर्सन हैं। इससे क्या हुआ कि कंपनी की लायबिलिटी अलग है और मेंबर्स की लायबिलिटी अलग है। जब कंपनी की लायबिलिटी अलग है और उसके मेंबर्स की लायबिलिटी अलग है तो हम कंपनी की लायबिलिटी को मेंबर की लायबिलिटी नहीं मानते हैं। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो हम ये नहीं कहेंगे वो डिबेंचर कंपनी के हैं या उसकी फैमिली के हैं, हम तो कहेंगे कंपनी सेपरेट पर्सन है, कंपनी की तो डिबेंचर्स कंपनी की लायबिलिटी है। जब कंपनी के डिबेंचर्स उसकी अपनी लायबिलिटी हैं तो वो कंपनी उन लायबिलिटीज को पे करते हुए हमेशा सिक्योर्ड लायबिलिटी पहले पे करेगी। सिक्योर्ड लायबिलिटी किसकी है भाई, वो उसके डिबेंचर होल्डर, उसके शेयर होल्डर्स नहीं खरीदे हुए। तो सिक्योर्ड लायबिलिटी किसके पास है, सॉलोमन फैमिली के पास। सॉलोमन और उसकी फैमिली को तो सेपरेट पर्सन मानेंगे, सॉलोमन और उसकी फैमिली कंपनी से अलग हैं। सॉलोमन और उसकी फैमिली कंपनी से अलग होने की वजह से कंपनी के डिबेंचर्स को हम सॉलोमन फैमिली के इनसाइड डिबेंचर नहीं मान सकते। बेटा मैं सारे पॉइंट आपको और भी आसान लैंग्वेज में फिर से बताता हूं। कोर्ट ने कहा कि कंपनी को उसके मेंबर्स बनाते हैं, इसीलिए मेंबर्स और कंपनी सेपरेट पर्सन होती हैं। इससे कंपनी और मेंबर्स की लायबिलिटी अलग अलग हो जाती है। अगर कंपनी ने कुछ डिबेंचर इशू किए और उनमें से कुछ डिबेंचर्स को उसके मेंबर्स ने, शेयर होल्डर्स ने ही खरीद डाला तो वो डिबेंचर इनसाइड डिबेंचर नहीं कहलाते, वो तो आउटसाइड लायबिलिटी है। तो कंपनी के लिए सिक्योर डिबेंचर भी आउटसाइड लायबिलिटी था, अनसिक्योर डिबेंचर भी आउटसाइड लायबिलिटी था। जब एक कंपनी बंद होगी तो वो अपनी सिक्योर लायबिलिटीज को पहले पे करेगी। क्योंकि कंपनी अपनी सिक्योर लायबिलिटीज को पहले पे करेगी तो कंपनी को ऑर्डर दिया गया कि आप सॉलोमन फैमिली की लायबिलिटीज को पहले पे करो और उन्हें पे करने के बाद
आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो पब्लिक के डिबेंचर्स का कुछ भी पैसा पे नहीं किया जाएगा। इस पूरे केस को हमने समरी में नाम दिया कॉर्पोरेट वेल। हमने इस पूरे केस को क्या नाम दिया? कॉर्पोरेट वेल। हमने कॉर्पोरेट वेल इसका नाम देकर हमने कहा कि जब भी ये कंपनी को बनाया जाता है तो कंपनी को बनाते हुए कंपनी और मेंबर सेपरेट पर्सन होते हैं। क्योंकि कंपनी और उसके मेंबर सेपरेट पर्सन होते हैं, तो अगर कंपनी ने कुछ लायबिलिटीज इनकर की हैं, कोई डिवेंचर इशू की है, कोई और लायबिलिटी उसके ऊपर है, तो उस लायबिलिटी को कंपनी की लायबिलिटी माना जाए, ना कि उसके मेंबर्स की लायबिलिटी माना जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर कंपनी ने कोई भी लायबिलिटी इनकर की है, कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी है, तो वो कंपनी की अपनी लायबिलिटी है। मेंबर्स और शेयर होल्डर्स कंपनी से अलग पर्सन होते हैं। तो यहां पर लायबिलिटी के लिए कंपनी को सेपरेट पर्सन माना गया। मैं एक बार इसका डिसीजन आपको और अच्छे से और आसान लैंग्वेज में बताता हूं। कोर्ट ने कहा कंपनी एंड मेंबर सेपरेट पर्सन होते हैं। अगर कंपनी कुछ डिबेंचर्स अपने मेंबर्स को इशू करती है तो वो डिबेंचर्स इनसाइड डिबेंचर नहीं कहलाते हैं। जब एक कंपनी बंद होती है तो वो अपनी सिक्योर्ड लायबिलिटीज को सबसे पहले पे करती है। तो इस केस में सालोमन फैमिली के पास जो डिबेंचर्स हैं वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, उन्हें पहले पे किया जाएगा और कंपनी लायबल है उन डिबेंचर्स को पे करने के लिए। इसके बाद पब्लिक को पे करने के लिए कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा, तो पब्लिक को यहां पर कुछ भी पैसा नहीं दिया जाएगा। ये है हमारे पास सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी का केस जो आपने मेरे साथ देखा। देखो, मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट दिखाता हूं, आप इसे देखिए। कोर्ट का डिसीजन मैंने 2 लाइंस में आपके सामने लिखा। जब आप हमारे साथ क्लास में इसको पढ़ेंगे तो जो डिसीजन मैंने पूरा बताया है, हम इस सारे की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, सारे को लिखना भी सीखेंगे, क्योंकि ये एक डेमो क्लास है, तो हम इसके ऊपर इस वक्त बहुत डिटेल में लिखने का काम नहीं कर रहे। जैसे कि शुरू में मैं आपसे कह रहा था कि हम यहाँ अभी लिखने के काम पर इस वक्त फोकस नहीं कर रहे आज की क्लास के अंदर। देखिए, कोर्ट ने कहा आप रीडिंग करके देखिए। अब आपने सीखा है, अब आप पढ़ना सीखिए। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है, उसके मेंबर्स कंपनी से अलग हैं। दिस इज नोन एज कॉर्पोरेट वेल। इसी चीज को कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। अब यह केस 1895 में डिसाइड किया गया, जहां पर कॉर्पोरेट वेल के सिद्धांत को, प्रिंसिपल को इंग्लैंड में पहली बार बनाया गया। लेकिन इस केस को पढ़ने के साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये क्योंकि इंग्लैंड का केस था। अब आप एक इंडियन केस देखिए। इंडिया में 1955 में एक केस आया जिसका नाम था बीएफ गजदार वर्सेस सीआईटी, और इस केस के साथ एक और केस आया 1956 में जिसका नाम था राजा बिनोय कुमार वर्सेस सीआईटी। देखो, जो सबसे पहला केस है ना सालोमन का, वो इंग्लैंड का केस है। क्योंकि वो इंग्लैंड का केस है, उसे इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, इंग्लैंड के कोर्ट ने डिसाइड किया, तो वो इंग्लिश केस है। जो बाकी दोनों केस आप देख रहे हैं ये इंडियन केसेस हैं, इन्हें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। तो इन केसेस को किसने डिसाइड किया? इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये केस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब कॉर्पोरेट वेल को पढ़ेंगे तो मैं इन दोनों केसेस के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। अभी के लिए, आज के लिए इन दोनों केसेस को ब्रीफ में आपको बताता हूं। इन दोनों केसेस में क्या था कि हमारे पास कुछ फार्मर्स थे, कुछ किसान थे। इन किसानों ने, इन फार्मर्स ने कुछ कंपनीज बनाई। तो हमारे पास कौन थे? हमारे पास कुछ किसान थे, फार्मर्स थे। फार्मर्स ने क्या किया? फार्मर्स ने एग्रीकल्चर करने वाली कंपनीज बना दी। तो ये फार्मर, सोचो हमारे पास एक फार्मर है, एक किसान है, और इस फार्मर ने, किसान ने एक एग्रीकल्चर कंपनी बना दी जो कि एग्रीकल्चर करती थी, खेती बाड़ी करती थी और उससे इनकम कमाती थी। अब इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होता। ध्यान दीजिए, इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। तो कंपनी जो भी इनकम कमाती थी उसके ऊपर टैक्स नहीं होता था। एग्रीकल्चर कंपनी जो इनकम कमाती है उसके ऊपर टैक्स नहीं होता था। लेकिन ये कंपनी जब डिविडेंड दिया करती थी अपने किसानों को, क्योंकि वो उसके शेयर होल्डर थे, कंपनी जो इनकम कमाती है उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया करती है। तो कंपनी जो डिविडेंड दिया करती थी अपने शेयर होल्डर्स को, उसके ऊपर टैक्स लगता था। अभी तो नहीं होता, डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स पहले होता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसानों से कहा कि आपने अपनी कंपनी से डिविडेंड नाम की इनकम कमाई है, आपको इसके ऊपर टैक्स देना है ना। किसानों ने कहा कि हमारी कंपनी ने एग्रीकल्चर इनकम कमाई और हमारी कंपनी की कमाई गई इनकम में से ही हमें डिविडेंड मिला है, तो हमारा डिविडेंड भी एग्रीकल्चर इनकम है। फार्मर ने कहा कि कंपनी ने एग्रीकल्चर इनकम कमाई और कंपनी की कमाई गई इनकम में से जो डिविडेंड हमें दिया गया वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, तो हमें इसके ऊपर टैक्स
नहीं देना है। अब यहां पर कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए कहा, जब ये केस कोर्ट में लाया गया तो कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए कहा कि अब एक कंपनी अगर इनकम कमाती है और वो एग्रीकल्चर करती है तो कंपनी की इनकम अपने आप में एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि कंपनी ने खुद एग्रीकल्चर किया है। तो कंपनी ने एग्रीकल्चर करके इनकम कमाई तो उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है और कंपनी की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने एक बात और कही कि कंपनी अपनी इनकम से जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अपने फार्मर्स को देती है, कंपनी अपनी इनकम से डिविडेंड देती है अपने फार्मर को, तो फार्मर एग्रीकल्चर नहीं कर रहा। फार्मर ने कहां से इनकम कमाई? कंपनी से कमाई। तो इसका मतलब है फार्मर ने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। ध्यान दीजिए, फार्मर ने कंपनी में क्या की थी? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने तो कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे। तो फार्मर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, फार्मर ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया था, उसने इन्वेस्टमेंट की थी। तो फार्मर की इनकम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। फार्मर की कमाई गई इनकम इन्वेस्टमेंट की इनकम है। फार्मर की कमाई गई इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फार्मर की इनकम एग्रीकल्चर इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि फार्मर की कमाई गई इनकम इन्वेस्टमेंट से कमाई गई इनकम है। तो फार्मर की इनकम को इन्वेस्टमेंट की इनकम माना जाएगा, ना कि एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, और फार्मर को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बात से हमें बात समझ में आई कि कंपनी की इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम थी, लेकिन फार्मर की इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी, क्योंकि फार्मर की इनकम इन्वेस्टमेंट की इनकम थी। तो कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स की इनकम को अलग अलग माना जाता है। कंपनी की इनकम अलग होती है, शेयर होल्डर्स की इनकम अलग होती है, दोनों को अलग अलग माना जाता है। तो इनकम के लिए भी कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट लीगल पर्सन माने जाते हैं। देखिए, मैंने आपको कॉर्पोरेट वेल के ऊपर ये केस और बताए। इन दोनों केसेस के अंदर इनकम को लेकर झगड़ा था। तो देखो, पहले केस में कॉर्पोरेट वेल को पढ़ा जा रहा है लायबिलिटीज के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि लायबिलिटीज में कॉर्पोरेट वेल कैसे काम करता है, तो पहला केस। अगर आपसे पूछा जाए इनकम के अंदर कॉर्पोरेट वेल कैसे काम करता है, तो हमारा दूसरा केस। इन दोनों में से कोई भी एक केस आप बता सकते हैं। देखो, लायबिलिटी में कॉर्पोरेट वेल का मतलब है कि लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए कंपनी और शेयर होल्डर्स को सेपरेट पर्सन माना जाता है। इनकम में कॉर्पोरेट वेल का मतलब है कि जब आप इनकम कमाते हैं तो उसके लिए भी कंपनी और शेयर होल्डर्स को सेपरेट पर्सन माना जाता है। इनकम के लिए भी कंपनी और शेयर होल्डर्स को सेपरेट पर्सन माना जाता है, लायबिलिटीज के लिए भी कंपनी और शेयर होल्डर्स को सेपरेट पर्सन माना जाता है। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी केसेस हैं। हम अपनी जब रेगुलर क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, आपने हमारी रेगुलर क्लास को पढ़ेंगे, तो हम इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा कि एसेट्स के लिए भी कंपनी और शेयर होल्डर्स को सेपरेट माना जाता है। मैं आपको एसेट्स के बारे में केस पढ़ाऊंगा, कोंडोरी टी कंपनी केस, जो कि 1886 का है। ध्यान दीजिए, सालोमन वाले केस से भी पुराना है। सालोमन केस से भी पुराना है, लेकिन सालोमन केस क्योंकि इंग्लैंड में डिसाइड हुआ और ब्रिटिशर्स उस वक्त दुनिया के बहुत से देशों में अपनी गवर्नमेंट चलाते थे, तो दुनिया के सभी देशों में इसको पढ़ा जाता था। लेकिन जो दूसरा केस आप देख रहे हो ना, कोंडोरी टी कंपनी केस, कोंडोरी टी कंपनी केस इंडिया में इंडियन केस है। इसे हमारी कोलकाता हाई कोर्ट ने, कोलकाता की हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। तो प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि इसे कोलकाता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था, ये दुनिया के सभी देशों में नहीं पढ़ा जाता था। तो ये केस सालोमन केस से कम फेमस है, लेकिन ये उससे भी पुराना है। तो आपको मेरे साथ इस बात को समझना है, ध्यान से इस बात को सभी समझ के देखिए कि जब आप एक केस बनाते हैं, जब आप एक केस को चलाते हैं, इस सिचुएशन में आपको ध्यान देना है कि अगर एक कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स ने एसेट्स खरीदी हुई हैं, तो एसेट्स के लिए कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स ने अगर एसेट्स खरीदी हैं, तो एसेट्स के लिए भी कंपनी और शेयर होल्डर्स को सेपरेट पर्सन माना जाता है। एसेट्स के लिए भी कंपनी को, शेयर होल्डर्स को सेपरेट पर्सन माना जाता है। देखो, इनकम के लिए भी सेपरेट माना जाता है, एसेट्स के लिए भी सेपरेट माना जाता है, लायबिलिटीज के लिए भी सेपरेट माना जाता है। इस एसेट वाले केस को हम अपनी नॉर्मल क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में आगे पढ़ना सीखेंगे। इसके अलावा एक केस आपको और पढ़ाऊंगा, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी। देखिए, केस का नाम होगा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी। तो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी केस का मतलब है, आपको ये बात ध्यान देनी है कि एक कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स की लाइफ भी अलग होती है। हम इन सभी केसेस को पढ़ेंगे। अब इन सभी केसेस को हमने पढ़ना है। आज मैंने आपको इस डेमो क्लास में ये बताया कि कॉर्पोरेट वेल को कैसे पढ़ा जाता है, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। अब हम गहराई से, पूरी डेप्थ में इसको अपनी क्लासेस में पढ़ना शुरू करेंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस क्लास के बाद, इस क्लास के बेसिस पर आप सभी मेरे साथ कंपनीज एक्ट के या कंपनी लॉ को पढ़ने के तरीके को सीख गए होंगे। आपने देखा कि मैंने आपको ये बताया कि हमारे पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, पेपर में किस तरह के लॉ के पेपर हैं। सीएस के पेपर में लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। आप जब सीएस बनेंगे, एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम करेंगे, तो आपको यहां पर इस बात को ध्यान देना है
कि सीएस में लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। जब आप लॉ पढ़ते हैं तो लॉ सीएस के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, समझिए जैसे कि हमारी लाइफ में हमने जितना भी काम करना है वो सभी लीगल मैटर्स से कनेक्टेड। हम सभी लीगल मैटर्स को हैंडल करते हैं। आप कंपनी के सबसे बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, सारे लीगल मैटर्स को हैंडल करते हैं और ये सारा काम आप नहीं संभालना होता है। तो बस आज की इस क्लास का इतना ही, और मैं चाहूंगा कि आप इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा और आगे कोई अपनी स्टडीज को शुरू करने से पहले अच्छे से देखिएगा कि आपको लॉ कैसे सीखने हैं, कैसे पढ़ने हैं। गुड डे ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।